नमस्कार विद्यार्थियों, ताकत कंसेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आज फिर आपके सामने वर्ण विचार का अगला बिंदु लेकर के आया हूं। कल तक हमने अध्ययन किया था वर्ण विचार में संयुक्त बनाने की प्रक्रिया। संयुक्त में कुछ बातें हमने देखी थी, मैं आज उससे आगे बढ़ूंगा। मेरा आपसे निवेदन यह है कि आज की क्लास वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो मैं छोटी छोटी बातें समझाने जा रहा हूँ उस तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता है। शब्द शुद्धि या और अन्य अनेक प्रकार की ध्वनियों के संबंध में जो जानकारी होनी चाहिए उस पर आज अपन बात करेंगे। विद्यार्थियों, वर्तनी नामक बिंदु जो हमने कल लिखा था उसमें एक स्पेशल जानकारी थी संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर का सामान्य नियम मैं आपको फिर से याद दिला दूं, जिसमें यह लिखा गया था कि स्वर रहित व्यंजन के साथ हलंत का प्रयोग, ये एक कॉमन रूल्स है। ये हर वहाँ पर जानकारी के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए जहाँ हमें मालूम नहीं है कि दो वर्णों को कैसे संयुक्त में जोड़ करके लिखा जाता है, तब हम इस तरीके का प्रयोग करते हैं। विद्यार्थियों, यदि अपन इस कॉमन रूल से आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी जानकारियाँ हमारे सामने आती है। हम देखते हैं, कल हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम जो हैं संयुक्त के भिन्न प्रयोग अपन लोग कर सकते हैं। देखिएगा, एक जानकारी हमने कल ऐसे देखी थी कि पूर्ण खड़ी पाई वाले वर्ण होते हैं तो हम खड़ी पाई हटा देते हैं। इसके अतिरिक्त मध्य खड़ी पाई वाली जानकारी भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और तीसरी बड़ी जानकारी मैं आपको कुछ प्रयोग सिखा करके गया था और कुछ बातें उसमें से बाकी रह गई थी। आज हम उन बिंदुओं को लेकर के आगे बढ़ेंगे, जैसे अर्ध खड़ी पाई। इसमें कुल मिलाकर के हमारे पास में 8 व्यंजन वर्ण आते हैं। 6 व्यंजन वर्णों पर हमने कल काम किया था और इससे आगे हम बढ़ेंगे तो हमारे पास में महत्वपूर्ण रूप से द और ह का प्रयोग रहता है। यदि हम लोग बात करें इस द और ह के साथ में भिन्न भिन्न व्यंजन के रूप की, तो इस तरीके से नए नए प्रयोग हमारे सामने आते हैं। जैसे द के साथ में क्रम से चलते हैं ध, द के साथ में ही प्रयोग है म, या द के साथ में भ का प्रयोग भी हम देखते हैं। द व्यंजन के साथ संयुक्ताक्षर की प्रक्रिया में विद्यार्थियों हमारे पास में अर्ध खड़ी पाई वाले कुल 8 वर्ण हैं, जिनको हम एक एक करके देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि क वर्ग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में आता है पंचम वर्ण क वर्ग का अंग। इसकी आकृति को अच्छे से देखना है, कई दिन से मैं आपको बता भी रहा हूँ। यदि यह व्यंजन वर्ण स्वर रहित है तो हम इसके साथ में हलंत का प्रयोग करते हैं, लेकिन शब्द में यदि प्रयोग किया जाए तो हम इसे 2 तरीके से लिख सकते हैं, दी ना अंक। ये तो बहुत ही आसान और कॉमन तरीका हो गया है, जो हमेशा के लिए हम इसका प्रयोग करें तो विद्यार्थी इसको आसानी से समझ सकता है कि यह व्यंजन स्वर रहित है और बाद वाला स्वर सहित है। इसी शब्द को हम इस तरीके से लिखें, यदि दी ना अंक, तो भी यह शब्द शुद्ध रहेगा। ये हमारी परंपरा तो यही थी, पर धीरे धीरे हम लोगों ने शब्द की सरलता के लिए हलंत का प्रयोग किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को इन दोनों आकृतियों से भिन्न कोई आकृति भी दिमाग में आ रही होगी। इस बिंदु पर भी हम चर्चा करेंगे आज थोड़ी देर बाद कि किस तरीके से ये पंचम वर्ण अनुस्वार में बदल गया है। कुछ समय बाद इसका अवसर आएगा। यदि हम दूसरे वर्ण की बात करें, 8 जो वर्ण हमें देखने हैं कुल, उसमें से च वर्ग का एक वर्ण है छ, जिसको मैंने हलंत किया है, यह स्वर रहित हो गया है। इस वर्ण का यदि शब्द में प्रयोग किया जाए तो देखिएगा एक बहुत अच्छा शब्द आपको यहीं से मैं याद करवा लेता हूँ। इसको पूरे पाठ्यक्रम में हम कई दिनों तक पढ़ते रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, मैं इसको स्टार लगा लेता हूँ। ये परीक्षा में पूछा जाता है और इसके पूछने का एक विशेष कारण यह है कि हम लोग इस हलंत को भूल जाते हैं, इसे याद रखना चाहिए। विद्यार्थियों, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो ये शब्द हमारे सामने आएगा उत्तधन श्वास। यदि कोई सोचता है कि ये छ को हलंत क्यों किया गया, तो विद्यार्थियों इस संधि विच्छेद से आपको पता चलेगा कि त स्वर रहित की ध्वनि च में बदल गई और जो तालव्य श है उसकी भी ध्वनि परिवर्तन होकर के संधि से छ में परिवर्तित हो गई और छ के लिए हमने
हलंत का प्रयोग कर दिया। ये तो विद्यार्थियों अर्ध खड़ी पाई के 8 में से 2 प्रयोग आपके सामने आए। मैं इनसे आगे बढ़ूंगा तो मेरे पास में अर्ध खड़ी पाई का तीसरा वर्ण और तीसरे से लगा करके वर्ण नंबर 6 तक की प्रक्रिया एक ही वर्ग से है और उस वर्ग का नाम है ट वर्ग। यदि इन ट वर्ग के 4 वर्णों को देखा जाए, शुरुआत के 4 वर्ण, तो चारों वर्ण अर्ध खड़ी पाई वाले वर्ण हैं। यदि इन 4 वर्णों का संयुक्त प्रयोग करना हो हमें किसी अन्य व्यंजन के साथ में, तो विद्यार्थियों बहुत सरल तरीका तो यह है कि हमें हलंत का ही प्रयोग करना चाहिए। लेकिन इसके अतिरिक्त हम लोग ऐसे शब्द भी देखते हैं हमारी भाषा में, विशेष करके हिंदी का जो पुराना रूप है या संस्कृत के शब्द हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। से मान लीजिए कि मैं एक शब्द बनाता हूं त, ट, टी, का। जो प्रथम वर्ण है ट, वो हलंत हो गया है, स्वर रहित है। देखिएगा ट वर्ण का द्वित्व प्रयोग हुआ है। दूसरी स्थिति में हम लोग इसको अन्य तरीके से लिखें तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जो वर्ण शिरोरेखा से जुड़ा हुआ है, जो वर्ण शिरोरेखा से जुड़ा हुआ है वह वर्ण पहले आएगा और स्वर रहित रहेगा, और जो वर्ण इस शिरोरेखा से जुड़े व्यंजन के नीचे लगा हुआ है पाँवों में, वो बाद में आएगा और स्वर सहित लिखा जाएगा। ऐसा ही प्रयोग दिनांक शब्द में था और यहाँ पर भी इसी तरीके से होना चाहिए। विद्यार्थियों अगर हम लोग बात करें इस ड के संबंध में, जो तीसरा वर्ण है इस क्रम का, तो इसमें भी हम लोग इस तरीके का प्रयोग लिख सकते हैं और ये दोनों बातें इसमें हो सकती है। लेकिन मैंने इस 2 नंबर और 4 नंबर को थोड़ा सा अलग रखा है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमने इससे पहले वाली कक्षा में ये देखा था कि जो 2 नंबर और 4 नंबर वर्ण होता है वर्ग का, वो महाप्राण होता है, और महाप्राण वर्णों के लिए प्रायः इनका द्वित्व रूप देखने को नहीं मिलता। संयुक्त रूप हो सकता है पर द्वित्व रूप नहीं होता। जब इनका द्वित्व रूप नहीं होता है तो इसी व्यंजन के पास में दूसरा वाला वर्ण इसी का रूप नहीं आ सकता है। अन्य शब्दों में हम इसे संयुक्त के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, हलंत का प्रयोग भी कर सकते हैं, या वर्ण के नीचे लिखने की प्रक्रिया का प्रयोग भी हम लोग कर सकते हैं। विद्यार्थियों अर्ध खड़ी पाई वाले इन 6 वर्णों की जानकारी समाप्त हुई। अगर हम देखें आज की कक्षा के सबसे इम्पॉर्टेंट यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दृष्टि से, तो हमारे पास में एक वर्ण रहता है द, और इसके अतिरिक्त एक अंतिम रहेगा ह। द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा शब्द है। पिछली परीक्षाएं जो आरपीएससी ने ली है उसमें इसके संयुक्ताक्षर के संबंध में प्रश्न पूछे गए हैं। सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा में तो एक क्वेश्चन बहुत इजी पूछा गया था कि किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है, और जिसमें द का संयुक्ताक्षर ही हमें बताना था। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। यदि मैं इस द के प्रयोग करना चाहूँ आपके सामने भिन्न भिन्न वर्णों को लेकर के, तो ये पहला प्रयोग है मेरे पास में द के साथ में म, इसी तरीके से द के साथ में भ वर्ग वर्ण का प्रयोग है। हम शब्द भी बनाएंगे, इनको अलग भी करेंगे। देखिएगा इसके अतिरिक्त द के साथ में य, र और व। एक प्रयोग हम द के साथ में और देख सकते हैं जो कि इस तरीके से आएगा। हाँ, कुल 6 प्रयोग हो गए हैं। देखें अलग करें तो हम लोगों को ऐसे लिखना चाहिए, और इस पर आधारित शब्द मैंने बना दिया, जैसे प, द, ध, ते। आप पटवार भर्ती परीक्षा के पुराने पेपर देखेंगे तो ये पद्धति शब्द आपको शुद्ध रूप में देखने को मिलेगा, या संधि के रूप में इसको पूछा गया था। इसका संधि विच्छेद क्या होगा वो तो हम संधि में पढ़ेंगे, लेकिन इसको इस तरीके से लिखना चाहिए। हाँ, यदि मैं इस शब्द को हलंत का प्रयोग करते हुए लिखूं तो भी इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसमें न हमें कभी ये नहीं कहना चाहिए कि ज़्यादा सही कौन सा है और कम सही कौन सा है, ऐसा कभी नहीं होता है। ये दोनों ही लिखने के तरीके हैं, किंतु मेरा ये मानना है कि ये हमारा पारंपरिक तरीका है और ये हमारा वर्तमान का तरीका है। इससे विद्यार्थियों को सीखने में सहायता मिलती है, आसानी रहती है। देखें 2 नंबर का वर्ण जो द के साथ मैंने म लिखा है, यानी हमें एक बात स्पष्ट से पता चल गई है कि संयुक्ताक्षर में जो द आ रहा है वो सब में स्वर रहित है और इसका उच्चारण पहले होना चाहिए और उसका लेखन भी पहले ही होगा। देखें एक शब्द बनाते हैं हम लोग ऐसे, आप लोग देख पा रहे होंगे शब्द है पद्मिनी। यदि इसमें हम हलंत का प्रयोग करें तो ये इस तरीके से बनेगा पद्मिनी। चलिए ये भी आपका वर्ण जो है इसका प्रयोग हो गया सही।
इसके अतिरिक्त तीसरा जो प्रयोग लिखा है द के साथ भ व्यंजन वर्ण का प्रयोग, इसमें एक शब्द बनाते हैं हम लोग उ द भ व। यदि हलंत का प्रयोग किया जाए तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा उद्भव। हमें ये बातें निश्चित हो गई है कि द ह के साथ में जो संयुक्ताक्षर आएगा उसमें व्यंजन उच्चारण की दृष्टि से जिसका उच्चारण पहले होगा वो पहले आएगा और बाद वाला बाद में, और जिसके साथ में हलंत लगना चाहिए वो वर्ण पहले ही रहेगा। देखें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ण है, मैं इसको और भी ठीक करने की कोशिश करता हूँ और अच्छा बनाने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा आप लोग, ये इसका शुद्ध रूप बन गया, सुंदर सा हुआ है। देखिएगा वर्ण विच्छेद किया जाए तो द और ये य, इस पर आधारित शब्द बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। जिस चार दीवारी में बैठ करके अध्ययन किया है उसका नाम आप सब लोग देख रहे होंगे। विद्या का अर्जन करने के लिए जाते थे विद्यालय में, तो विद्यालय शब्द इस रूप में लिखा जाता है। ऐसे ही कुछ शब्द और हो सकते हैं, जैसे गद्य, पद्य, हम लोग ऐसे लिखते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ द और य दोनों हैं। यदि आपके सामने कभी ऐसा शब्द लिखा हुआ आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि उस विद्यालय में क्या हो रहा होगा, क्योंकि इस शब्द में इतनी बड़ी अशुद्धि है कि यहाँ संयुक्ताक्षर के स्थान पर ध लिख दिया गया है, जो कि इस शब्द के लिए नहीं आएगा। चलिए इस शब्द को हम हटाते हैं। विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि और कौन कौन से शब्द जो हैं इस रूप से बनाए जा सकते हैं द और र के साथ। एक बड़ी जानकारी, हम र के 4 प्रयोग अभी सीखने वाले हैं थोड़ी देर में, लेकिन कल से ही जब मैं ह्रस्व शब्द आपको सिखा रहा था पूर्व के क्लास में, तभी हमें समझ में आ गया था कि ये र है और इसको लेकर के हम चलते हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा पहचानने में नहीं आ रहा है जैसे कि दूसरे व्यंजन वर्ण हमें दिखाई देते हैं। विद्यार्थियों इस पर मैंने एक शब्द बनाया है, जैसे मान लीजिए कि एक शब्द लिखा है बहुत ही आसान विद्रूप। आप देख रहे होंगे कि द के साथ में र है और उसके साथ में स्वर वर्ण जो है वो दीर्घ उ है। यदि हमें इसका वर्ण विच्छेद करना है तो इस रूप से लिखना चाहिए वि द रू प। मैंने केवल उसी के साथ हलंत प्रयोग किया है जो कि स्वर रहित है। अनेक प्रयोग इसके हमारे सामने आएंगे। कल एक शब्द आया था हमारे सामने चक्र, उसमें भी ऐसा प्रयोग हमने किया था। देखें ये एक विशेष जानकारी है। मैं फिर से आप लोगों का ध्यान दिला दूं कि कुछ विद्यार्थियों को ध और व एक जैसा ही दिखता है, किताब में बहुत सही लिखा होता है पर हम उसको ढंग से देखते नहीं है। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, ये ध है तो इसकी गांठ मुंह पर अलग से दिखेगी और व है तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा। यानी कि इन दोनों में अगर हम वर्ण विच्छेद हलंत का प्रयोग करके करें तो इस तरीके से लिखा जाएगा। एक शब्द समास है, एक भेद की दृष्टि से आप लोग देखते हैं तो द्वंद्व, या फिर इसके जैसा ही एक शब्द और है द्वारा, जिसका ज़्यादा प्रयोग होता है। हमें यदि हलंत का प्रयोग करना है तो द के साथ हलंत आएगा और फिर ऐसे लिखा जाएगा। विद्यार्थियों हिंदी भाषा की सबसे बड़ी वैज्ञानिकता मैं कई दिनों से आपको कह रहा हूँ और फिर से ये बता दूँ कि हिंदी भाषा की वैज्ञानिकता उसका मौखिक स्वरूप है, और जैसा उच्चारण किया जाता है वैसा ही सुनाई दिया जाता है, वैसा ही पुनः पढ़ा जाता है और वैसे ही लिखा जाता है। इस प्रोसेस को हमें सदैव ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर हम रोमन लिपि और अंग्रेजी भाषा की इससे तुलना करें तो वहाँ ध्वनियों के नाम कुछ और होते हैं और उनका उच्चारण कुछ अलग तरीके से होता है जब स्पेलिंग में प्रयोग किया जाता है। पर हमारी हिंदी में ये ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि लिपि चिन्ह का नाम कुछ और हो और स्पेलिंग में आने के बाद, शब्द में आने के बाद उच्चारण कुछ और हो जाए, ऐसा नहीं है। चलिए ये अच्छी बात है, हम लोगों को दो बातें नहीं देखनी पड़ती है, हमें साइलेंट ध्वनियों के लिए भी परेशान नहीं होना पड़ता है, ऐसा हमारी हिंदी में नहीं है। इस पूरे बिंदु को हम हटाते हैं। विद्यार्थियों अगर हम आगे बढ़ें तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की, इसमें एक 8वां वर्ण रह गया है ह, जिसे हम कंप्लीट करना चाहेंगे। ह स्वर रहित है तो मैंने हलंत का प्रयोग किया है। इसके प्रयोग क्या हो सकते हैं, जैसे सबसे पहला प्रयोग और चिर परिचित एक शब्द जो बहुत अशुद्ध देखने को मिलता है, विद्यार्थियों उसे आज ही ठीक करना है। जैसे कि ह के साथ में ये न, किसी भी व्यंजन के साथ में कौन सा वर्ण किस तरीके से आया है, मेरा आपसे ये निवेदन है विद्यार्थियों कि उसे हमें अच्छे से देखना चाहिए। देखिएगा ह की आकृति इस तरीके से हो और फिर उसके पाँव में न इस तरीके से बनाया जाता है।
अगर हम कहें कि हलंत लगाइए तो ये ह के साथ हलंत आएगा। अब उच्चारण करना है तो ह का उच्चारण पहले होगा और न का उच्चारण बाद में होगा। हम शब्द बना के देखते हैं, जैसे चीहन। यदि मुझे हलंत लगाना है तो मैं इस शब्द को इस तरीके से लिखूंगा। मेरे विद्यार्थियों, ये बहुत अशुद्ध होने वाला शब्द है जिसको हम इस तरीके से देखते हैं। हो सकता है कोई हिंदी का शिक्षक भी ऐसे लिख दें तो ये शुद्ध नहीं हो जाएगा, क्योंकि अशुद्ध तो अशुद्ध ही रहेगा। मेरे द्वारा भी अगर प्रयोग कर दिया जाए तो मैं ये नहीं कह सकता कि इसको आप मान लीजिएगा, ये अशुद्ध है, क्योंकि इसका उच्चारण चिन्ह है, जबकि वास्तविक रूप में ये चिन्ह नहीं होता है, ये चिह्न होता है। इस बात को सभी विद्यार्थियों को देखना चाहिए, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। यदि हम लोग ह के साथ में अन्य वर्णों की बात करें तो जैसे कि ये म का प्रयोग है, या ह के साथ में हम बात करें य, या ह के साथ में र, इसी तरीके से ह के साथ में ल वर्ण का भी प्रयोग हो सकता है और ह के साथ में व वर्ण का भी प्रयोग हो सकता है। एक बहुत बड़ी जानकारी हमारे सामने आई है अगर आप ध्यान दें तो, यानी ह के साथ में चारों ही अंतस्थ के प्रयोग देखने को मिल रहे हैं, य र ल व। देखें, अगर वर्ण का विच्छेद करें, हलंत का प्रयोग करें तो ये स्थिति हमारे सामने इस तरीके से आएगी। इस बात को हमें अच्छे से देखना चाहिए। विद्यार्थियों, मैंने एक दिन कहा था कि हम जल्दबाजी में देखते नहीं, अनुमान लगा लेते हैं छोटे बच्चों की तरह। चूंकि उन छोटे बच्चों को वह कविता याद हो जाती है तो वह पढ़ लेता है और हम सोचते हैं कि उसने पढ़ लिया है, पर वो कंठस्थ की हुई बात को बोल देता है। प्लीज स्टूडेंट, जो भी हिंदी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, मेरा उनसे विशेष आग्रह है कि एक बार अगर ये कमियां आपकी दूर हो गई है तो हमेशा हमेशा के लिए आपका ये एक जो है मजबूती बन जाएगी आपकी। देखें, हम लोग इस तीसरे वर्ण की बात करें और हलंत का प्रयोग करें तो ये ह के साथ में र। अब हम शब्द में प्रयोग करके देखते हैं, जैसे ब्रह्म, एक शब्द हमने ऐसे बनाया। यदि हम ह और य की बात करें तो एक शब्द बहुत चर्चित है, हम लोग इस तरीके से प्रयोग करते हैं, बाह्य। और इसी तरीके से ये एक शब्द मैं आपको कई दिनों से सिखाना चाहता हूँ, ह्रस्व। उच्चारण को ढंग से पढ़िएगा, र है ये, री नहीं है, ह्रस्व। ह्रस्व जिसमें र स्वर सहित है और ह स्वर रहित है, और ह पहले है और र बाद में है। चलिए यहाँ बात करते हैं, ह के बाद में ल आएगा और यहाँ पर भी ह के बाद में व आएगा। हलंत का प्रयोग हमने किया है, हम शब्द भी इनके बना सकते हैं। देखिए, स्थान का अभाव, मैं इधर शब्द लेना चाहूँगा, जैसे कि प्रहलाद। हलंत प्रयोग करके कोशिश करते हैं, प्रहलाद। विद्यार्थियों, इन शब्दों का अगर एक बार अभ्यास कर दिया जाए और अभ्यास मौखिक के साथ लिखित को देखिएगा, उच्चारण करके देखिएगा प्रहलाद, तो आपकी ये भ्रांति हमेशा के लिए दूर हो जाएगी कि संयुक्ताक्षर में जो आ की मात्रा है वो ह के साथ नहीं बोल रहे हैं, हम ल के साथ बोल रहे हैं। प्रहलाद यानी ल के साथ आ की मात्रा। इसी तरीके से यहाँ भी एक शब्द बन सकता है, आ ह वा न। इस तरीके से बच्चों को सिखाया जाए या हम लोग कहीं पढ़ें तो कहीं गलती नहीं होती है, लेकिन इसी तरीके से इसका संयुक्त रूप हमें इस तरीके से दे दिया जाए, आ ह वा न, तो थोड़ी भ्रांति बनती है। अब आप सोचते होंगे कि शब्दों की इतनी गहनता, इतनी बारीकी में इनको लिखने से हमें क्या फ़ायदा होगा। मैं मानता हूं कि आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आपके सामने लिखा हुआ ही तो है। आपको नहीं लिखना है, ये हो सकता है, लेकिन लिखे हुए को देख करके ही तो निर्णय करना है कि शुद्ध कौन सा है और अशुद्ध कौन सा है। एक छोटी सी जानकारी हमारा जीवन बदल देती है और हमें बहुत आगे ले जाती है या पीछे भी रख सकती है। विद्यार्थियों, इससे हम आगे बढ़ेंगे और आज का जो महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको कह रहा था वो इस तरीके से है, र के 4 प्रयोग, या यूं कह सकते हैं र की विशिष्ट स्थिति। हमारी हिंदी में र स्पेशल है और इस स्पेशल प्रक्रिया में इसके 4 प्रयोग देखने को मिलेंगे। ये चारों ही प्रयोग आपकी शब्द शुद्धि में आपकी क्षमता को कई गुना बढ़ा देगी। इस बात को आपको गौर करना है और अच्छे से देखना है। विद्यार्थियों, र की जो पहली स्थिति है वो सामान्यतः संयोग स्थिति है, जब हम इस र व्यंजन के साथ में स्वर यानी कि स्वर की मात्राएं उस स्वर के स्वरूप के रूप में एडजस्ट करना चाहेंगे, तब आपके सामने बारखड़ी बनेगी। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो पिछली क्लास में जब हम क के साथ में मात्राएं जोड़ी थी तो मूलतः बारखड़ी नहीं, आपके सामने 13 अक्षर बने थे,
तेरखड़ी बनी थी एक प्रकार से देखा जाए तो, पर हम लोग प्रयोग नहीं करते रहे तो हमें थोड़ा सा अटपटा सा महसूस होता है। देखिए र के साथ में अ स्वर, रा, री, री, ये रू, रू, रे, राई, रो, राउ और रंग, रह। ध्यान दीजिएगा, बचपन से हम पढ़ते आए हैं कक्का, किक्की, कुकू, इस तरीके से हम एक रिदम में इसको बोलते थे। चलिए अब समझने वाली बातें यहाँ पर 2-3 हैं। वो यह है कि एक तो आपके सामने र के साथ में ऊ स्वर का प्रयोग बहुत अच्छे से देखना चाहिए, अच्छे से देखना चाहिए। हम प्रयोग भी करेंगे कि ह्रस्व ऊ में और दीर्घ ऊ में कितना अंतर है। हाँ, इसे अगर हम टच भी कर सकते हैं ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये यहाँ गांठ होनी चाहिए और यहाँ पर गांठ नहीं होगी। लघु स्वर और गुरु स्वर का अंतर इसी बात का है, लेखन की दृष्टि से निश्चित रूप से उच्चारण में अंतर तो है ही है बहुत बड़ा, लेकिन लेखन में भी ध्यान रखना चाहिए। मुझे कुछ शब्द याद आ रहे हैं, जैसे रुपया, बहुत छोटा है ये, ऊ की मात्रा कर रहा हूं। अगर मेरे सामने शब्द आ जाए गुरु तो यहां पर भी मात्रा लघु रहेगी, और अगर शब्द आ जाए रुचि तो भी यहाँ ऊ स्वर ह्रस्व है, लघु है। ऐसे और भी शब्द हो सकते हैं, हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन यदि हम लोग बात करें दीर्घ स्वर वाला कोई शब्द हो तो मैं ऐसे लिखूंगा और आपको पता चल गया, उच्चारण भी अपने आप में बहुत बड़ा हो गया है। हाँ, ऐसा देखा जा सकता है। लेकिन यदि मेरे पास में शब्द आ जाए गुरुपदेश तो आप ध्यान दीजिएगा जरा, यहां पर दीर्घ ऊ की मात्रा आएगी। आप कारण समझ गए होंगे कि यहां संधि होने के पश्चात र, जो गुरु शब्द का जो र के साथ ऊ स्वर है वो दीर्घ स्वर संधि से दीर्घ हो गया है, अन्यथा गुरु शब्द में ऊ की मात्रा छोटी ही होनी चाहिए। गुरु बहुत बड़ा होता है, जीवन का पथ प्रदर्शक है, जीवन की दिशा बदलने वाला होता है, पर मात्राएं दोनों ही लघु है, इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों, हम लोग बात करें तो 1 2 3 4 5 6 तक बात हुई और नंबर 7 तक पहुंचे हैं। यहाँ यानी कि हमारा जो 7वां स्वर होता है री, उसका प्रयोग कभी भी र व्यंजन के साथ में नहीं होता है, इम्पॉसिबल है। ऐसा कोई शब्द हिंदी भाषा की शब्दकोश में, डिक्शनरी में आपको नहीं मिलेगा जहाँ र के साथ में री स्वर का प्रयोग है। अतः हम लोग इसको हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से हटा देते हैं कि री का प्रयोग नहीं करना है। इसका क्या कारण हो सकता है वो तो एक अलग बात है, पर हमें इसको 12 कड़ी के रूप में ही देखना चाहिए। आगे अगर हम लोग देखें तो ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अह, यहाँ आपको कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए, हम काफी दिन से पढ़ रहे हैं। विद्यार्थियों, ये तो थी र की जो विशिष्ट स्थिति के 4 प्रयोग में से एक कंडीशन, जो कि संयोग के रूप में हमारे सामने आती है। चलिए अगली जानकारी अगर हम लोग देखें तो र के जो 4 प्रयोग में से जो 3 प्रयोग आएंगे, वो 3 प्रयोग हमारे सामने संयुक्ताक्षर के रूप में है। और जब ये संयुक्ताक्षर के रूप में 3 प्रयोग है तो हम इसको फिर से संख्या देना चाहेंगे 1 से ही वापस, तो आप समझ जाएंगे कि एक संयोग प्रयोग और 3 संयुक्ताक्षर कुल मिलाकर के 4 प्रयोग हमारे सामने रहेंगे। पहला प्रयोग इस तरीके से, यदि मैं यह कहूं कि किसी भी शब्द में र आ जाए स्वर रहित और उसके बाद में यहाँ जो व्यंजन वर्ण आएगा ये व्यंजन वर्ण स्वर सहित है। वैसे भी आप सब जानते हैं कि यदि संयुक्त व्यंजन बनाया जाए तो पहला व्यंजन जो जिसके साथ संयुक्त बनेगा वो सदैव स्वर रहित ही होना चाहिए। इस दृष्टि से हमारा र व्यंजन स्वर रहित है और इस प्रक्रिया को कहा जाता है रैफ। मैंने कल भी नाम लिया था उड़ता र, अरे भाई कहीं उड़ करके नहीं जाएगा ये, इसे रैफ के नाम से जाना जाता है। देखें शब्द हमने लिखा है आशीर्वाद। आप लोगों ने इस लेखन के साथ साथ मेरे उच्चारण को भी देखा होगा अच्छे से, आशीर्वाद। यदि मैं इसका उच्चारण कर दूं आरसीवाद तो आप समझ गए होंगे कि र का उच्चारण श और ई से पहले हो गया है, तब शब्द का मौखिक प्रयोग भी गलत हो जाएगा और लिखित प्रयोग भी गलत हो जाएगा। इस शब्द का शुद्ध रूप बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और हमारे जीवन में इसकी बहुत आवश्यकता होती है, अतः हमें इसको अच्छे से समझना चाहिए, लिखना चाहिए और इसका उच्चारण ठीक ढंग से करना चाहिए। विद्यार्थियों, ये जो आकृति ऊपर बनी है सिरोरेखा पर वह के, यह र है और यह र स्वर रहित है। इसे यों भी कहा जा सकता है कि जब जब र किसी व्यंजन वर्ण की सिरोरेखा के ऊपर आया है
तब वह स्वर रहित है और वह जिसकी सिरोरेखा के ऊपर बैठा है उसका प्रयोग और उच्चारण उस व्यंजन वर्ण के पहले ही होना चाहिए। देखें, ये एक प्रक्रिया हुई। इसके अतिरिक्त अन्य शब्द देखे जा सकते हैं, जैसे धर्म। यदि हमें कहा जाए कि जो वर्ण स्वर रहित है उसमें हलंत लगाइए, तो हमारे लिए अब ये बहुत आसान हो गया है कि हम इसका प्रयोग ऐसे करेंगे। विद्यार्थियों, आगे बिंदु संधि का आएगा और विशेष करके विसर्ग संधि आएगी, और जहां विसर्ग र में बदलेगा, संस्कृत के हिसाब से ऋत्व संधि आएगी, तब हमें बहुत अच्छे से देखना चाहिए कि इसका प्रयोग कैसे किया जाए। जैसे एक एग्जाम्पल और रखता हूं आपके सामने, पुनर्जन्म। अभी ये बहुत अच्छे से लिखा गया, लेकिन इसका अशुद्ध रूप हमारे दिमाग में इतना रहता है कि हम इस र को गलत व्यंजन के ऊपर बिठा देते हैं। हमें इसका सही रूप लिखना चाहिए, पुनर्जन्म। ये इसका सही प्रयोग है। अन्य अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, कितने ही शब्द इस रैफ की प्रक्रिया के लिखे जा सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि यदि ये बात आपको समझ में आई है तो इसके लिए फिर हमें बहुत सारे शब्दों को लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। पिछली भर्ती परीक्षा में आया एक प्रश्न आपके सामने रखता हूं, जिसे हम यूं कहें कि 2010-11 में एक सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी, उसमें भी इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था और शब्द की शुद्धता के बारे में पूछा गया था, अंतर द्वंद्व। अब यदि हमें यह कहा जाए कि रैफ का प्रयोग कीजिए, तो हम किस तरीके से प्रयोग करेंगे, आप लोग इसको देखेंगे। ये र है जो कि स्वर रहित है। अब ये जब एक कदम आगे बढ़ेगा तो उसके पश्चात वाला व्यंजन स्वर सहित होना चाहिए। आप अगर ध्यान दें तो द स्वर रहित है, लेकिन जब द के साथ में संयुक्त व्यंजन के रूप में व आया है तो द और व दोनों ही स्वर सहित हो गए हैं। अतः हम लोग इस शब्द का प्रयोग इस तरीके से कर सकते हैं और ऐसा ही प्रयोग हम लोगों को करना चाहिए। ये इसका शुद्ध रूप है। दोनों ही शुद्ध हैं, जैसा हमारे सामने आ जाए, जैसा हमें पूछा जाए, दोनों बातों को लेकर के हमें चलना चाहिए। विद्यार्थियों, जो संयुक्ताक्षर के 3 प्रयोग है उसमें से एक जानकारी समाप्त हुई है। इसके अतिरिक्त दूसरी जानकारी देखेंगे। यदि मैं यह कहूं कि अब जब हम संयुक्ताक्षर लें और हमारा द्वितीय वर्ण र लिया जाए, तो आप निश्चित रूप से समझ गए कि इधर वाला वर्ण होना चाहिए स्वर सहित। चलिए, ये तो जानकारी पूरी हुई। लेकिन इस र के पहले जो व्यंजन वर्ण आएगा, यह व्यंजन वर्ण आप सब जानते हैं ये स्वर रहित होगा। क्यों होगा स्वर रहित? क्योंकि संयुक्ताक्षर की जो प्रक्रिया होती है उसमें 2 व्यंजन जो मिल करके संयुक्त बनाते हैं, उसमें से पहला व्यंजन सदैव स्वर रहित होना चाहिए। ऐसी ये बड़ी जो बात अजीब सी लगती है अपने को कि जब र स्वर सहित होता है तो पूर्व व्यंजन के पाँव में लिखा जाता है, यानी इसे इस रूप में लिखा जाएगा और वो भी एक कदम पीछे आ जाएगा, यानी कि अपने पूर्व व्यंजन के पाँव में लिखा जाएगा। देखते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें एक शब्द दिया है, इसका प्रयोग हमने किया था एक दिन पहले ऐसे। अब अगर हम लोग देखें तो क व्यंजन स्वर रहित है और र स्वर सहित है। र से पहले जो क व्यंजन है उसके साथ में एक खड़ी पाई है जो कि बीच में है, यानी र को लिखने का एक तरीका हमारे पास में इस तरीके का हो सकता है और होता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने द के साथ में र का प्रयोग किया था और विद्रूप शब्द लिखा था, वो इसी प्रक्रिया में। देखें, ऐसा ही मैं प्रयोग करके बताता हूं, जैसे कि क्रोध। अब यदि हमें कहा जाए कि इनमें हलंत लगाइए तो कैसे हम लोग देखेंगे। मैं विद्यार्थियों स्पष्ट कर दूं कि आप लोगों के लिए आज की क्लास जो चल रही है इसमें शब्दकोश में शब्दों का क्रम ढूंढने में बहुत सहायता मिलती है, क्योंकि शब्दकोश वर्ण के क्रम से ही लिखा जाता है। देखिएगा, अगर हम लोग बात करें इसकी तो ये क हलंत हो जाएगा, स्वर रहित और रोध ऐसे लिखा जाएगा। आप सब जो जानते होंगे कि शब्दकोश में अगर हम क्रोध शब्द को ढूंढें तो हमें क की लाइन में जाना पड़ेगा, और जब क की लाइन में जाएंगे तो सारे वर्ण जो क के स्वर सहित होंगे वो पहले आएंगे और स्वर रहित बाद में आएगा, यानी कि क्रोध शब्द हमें क के बहुत अंत में देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग अगर आगे बात करें इसी पर आधारित, तो कुछ अन्य अनेक भिन्न भिन्न प्रयोग हमारे सामने आ सकते हैं। जैसे कि एक शब्द लिख दिया मैंने भ्रू, ऐसे देखिएगा। अगर मैं इसे देखूं तो ये भ के साथ में र है और
ब के साथ में स्वर की मात्रा उ लिखी हुई है, लेकिन उच्चारण किया जाए तो ये उ की मात्रा भ की न होकर के र वर्ण की है। इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। विद्यार्थियों, र के संयुक्ताक्षर के 2 प्रयोग हमने कंप्लीट किए। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, तीसरा प्रयोग बहुत ही स्पेशल है और यूँ कहना चाहिए कि एक छोटी सी समस्या हमारे सामने आई, इसलिए इस 2 नंबर बिंदु को ही हमें 3 नंबर में बदलना पड़ा। जैसे मान लीजिए कि ये क वर्ग, जैसे कि च वर्ग का छ वर्ण है, यदि स्वर रहित है। इसके अतिरिक्त हम बात करें ट ड, विशेष करके दोनों ही वर्ण, क्योंकि इसी के साथ में ये प्रक्रिया मिलती है, वरना ट के साथ में ठ और ढ भी देखा जा सकता था, पर उनका प्रयोग मिलता नहीं है भाषा में। अब यदि मैं ये कहूं कि ये तीनों ही वर्ण स्वर रहित है और इसके बाद में र आएगा, तो सूत्र की दृष्टि से देखा जाए तो ये 2 नंबर कंडीशन है। पर आप लोग देखिएगा, इन तीनों ही वर्णों में जो है अर्ध खड़ी पाई है और इनके साथ में र को कहीं एडजस्ट करने की प्रक्रिया दिखाई नहीं देती है, इसलिए हमने एक नया तरीका इजाद किया, इस तरीके से लिखना। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि इसका प्रयोग क्या करना है। विद्यार्थियों, ये जो एक कोण बनाया गया है गणितीय भाषा में अगर कहें तो, जो उल्टा कोण है, ये कोई और नहीं है, ये र है। जैसे एक शब्द लिखा मैंने, क्रीश च श्र। अब देखिएगा ये स्थिति आई हमारे सामने। वर्ण विच्छेद पूरे शब्द का ही कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा शब्द हमें मिल गया है। क व्यंजन के साथ में री स्वर है, ये आप सबको समझ में आ गया है। च व्यंजन पहले से ही स्वर रहित है, खड़ी पाई हटी हुई है, और छ और इस र को अलग किया जाए तो छ हलंत हो जाएगा और र का प्रयोग किया जाएगा। अब यदि मैं मान लीजिए इसके नीचे कोई किसी प्रकार का स्वर बनाऊं या ऊपर बनाऊं, तो वो कहीं नहीं होकर के र के साथ में ही जुड़ेगा। बहुत अच्छा शब्द आप लोगों के सामने आया है, जिसमें छ के साथ में र का प्रयोग हुआ है। काफ़ी मुश्किल से मिलते हैं ऐसे शब्द। देखें, इसके अतिरिक्त हम लोग ट के साथ प्रयोग करना चाहते हैं र को, और इसी तरीके से यदि ड व्यंजन के साथ भी र को प्रयोग करना चाहते हैं तो बातें इस तरीके से आएगी। जैसे ट्री, इसी तरीके से ट्रैक्टर। आप लोग अगर ध्यान देंगे तो ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं जो कि देवनागरी लिपि में लिखे जा रहे हैं। हाँ, ये दोनों ही प्रयोग, अधिकतम प्रयोग रोमन लिपि को देवनागरी में कन्वर्ट करने के लिए ऐसी बातें आती है, समस्याएं आती है। देखें, यदि हम लोग इसको देखें तो इसका वर्ण विच्छेद इस तरीके से ट, हलंत, र और ई। उच्चारण कीजिए आप तो, ट्री ट्री, न कि टी, उच्चारण हो रहा है री ट्री। इसी तरीके से ट्रैक्टर, रैक्टर, ट्रैक्टर, ट स्वर रहित और र स्वर सहित। देखें, इसी तरीके से एक शब्द जो हिंदी भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण है वो है राष्ट्रीय। देखिएगा विद्यार्थियों, मैं यहाँ कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। राष्ट्रीय शब्द अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेखन की दृष्टि से है। देखिएगा इस बात को, ये वर्ण आया है छ, श, जो कि मूर्धन्य वर्ण है। इसको हम बहुत जल्दबाजी से लिखते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं। ये वर्ण गलत हो जाएगा, आकृति ही गलत हो जाएगी, लिपि ही गलत हो जाएगी। इस बात को हमें ध्यान से देखना चाहिए। देखें, इसका वर्ण विच्छेद करते हैं। जहां हलंत है, स्वर रहित है, वहां हलंत का प्रयोग कर लिया जाए तो ये शब्द हमारे सामने इस रूप में लिखा जाएगा। देखिए, ड के साथ भी प्रयोग करते हैं, जैसे ड्रामा, जैसे ड्रिल, और भी कुछ शब्द हो सकते हैं। आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इसका प्रयोग किस तरीके से हो रहा है। थोड़ा टच रखना चाहिए ताकि किसी प्रकार की भ्रांति भी नहीं हो। आप सोचेंगे सर ऐसा प्रयोग क्यों किया गया, इस 2 नंबर वाले नियम से भी तो हो सकता था। तो मैं आपको कहूँगा कि इस र को कहाँ हम लोग एडजस्ट करते, क्योंकि इसकी खड़ी पाई आधी जो है वो ऊपर की तरफ है, पाँव में नहीं है, तो हमें वहाँ र लिखने में दिक्कत आ रही थी। देखें, इसके अतिरिक्त और भी हम कहें तो चूंकि ये वर्ण इतनी जो इसकी जो है लेंथ रहती है कि ये दूसरे वाली लाइन तक पहुंच जाता है, तो फिर हमें र को लिखने के लिए भी स्थान नहीं मिलता है। इस दृष्टि से भी हमें र का ये तरीका इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाता है। इस बात को आप सदैव ध्यान रखेंगे कि ये र है और ये स्वर सहित है। जहाँ कहीं भी किसी शब्द में आएगा ये र है, और सबसे बड़ी बात कि वो स्वर सहित है।
ऐसा करने से हमें खूब सारे शब्दों को शब्दकोश की दृष्टि से अरेंज करने में, शब्दों की शुद्धि देखने में, शब्दों के उच्चारण के सही प्रयोग में और लेखन के प्रयोग में सहायता मिलती है। विद्यार्थियों, र की विशिष्ट स्थितियां चारों ही हमारे सामने कंप्लीट हो गई है। इसके अतिरिक्त और कौन कौन सी बातें हो सकती है वर्तनी की दृष्टि से देखा जाए तो मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा विषय मेरे पास में रहता है मानक अथवा अमानक लिपि चिह्न। जो हमारे पास में लिपि के चिह्न हमने देवनागरी लिपि में बनाए थे उसमें से कुछ आज अमानक प्रयोग हो गए हैं, उसे मानक अमानक में हम लोगों को कैसे सीखना है। देखिएगा, आप लोगों ने कभी इस तरीके से पढ़ा होगा, ये कुछ और नहीं है, ये अ है। अब ये अ वैसे तो मराठी प्रयोग माना जाता है, किसी जमाने में हिंदी में चलता था, लेकिन अब हमें इस रूप को न लेकर के इस रूप को स्वीकार करना है। मैं ये सिंबल बना लेता हूँ, आप समझ गए होंगे। देखिएगा, इधर मानक और अमानक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ आएंगे तो पहला रूप अमानक है और दूसरा रूप हमारा मानक माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त वर्ण की बात करें हम लोग, अ के बाद तो हम लोग पहुंचेंगे छ में। जैसे ये प्रयोग गलत रहेगा, इसका शुद्ध रूप हमें जो है ऐसे खड़ी पाई को टच करके लिखना चाहिए। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो झ, कोई जमाने में ये झ चलता था, मैंने भी पढ़ा था अपने स्कूल लाइफ में, पर केंद्रीय हिंदी निदेशालय की जो मानक हिंदी वर्णमाला है उसे अब बदल करके इस रूप में कर दिया गया है, हमें ध्यान रखना। मानक अमानक वर्ण की समस्या का चौथा वर्ण अगर हम आगे बढ़ें तो वह आता है हमारे पास में ध। देखिएगा, इस तरीके से हम ध लिखते रहें, ये एक बड़ी जानकारी है कि यहाँ से शिरोरेखा थोड़ी कट रहती है, आगे भी अभी भी ऐसे ही रहेगी, लेकिन ध का शुद्ध रूप अब हमें यहाँ गांठ बनानी चाहिए। इसे कहा जाता है, ये गुजराती प्रयोग है, आप याद रखें इस बात को, ये गुजराती लिपि का प्रभाव है यहाँ पर। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास में आता है भ। भ के सामान्यतः इस रूप में हम लिखते थे और म की भ्रांति हो गई, देखिए जैसे शिरोरेखा बनाई। अब इसका शुद्ध रूप हमें इस रूप में लिखना चाहिए, थोड़ा सा शिरोरेखा को ऊपर लेना चाहिए और भ के मुंह पर जो गांठ बनाई ध की तरह होनी चाहिए, इसे भी हम गुजराती प्रभाव कहेंगे। ये दो बातें गुजराती लिपि का प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है। विद्यार्थियों, इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो कुछ वर्ण और हमारे सामने आते हैं, जैसे देखिएगा आप छ, त्र। देखिएगा, वैसे तो यदि मैं इसे इस रूप में लिखता हूं तो विद्यार्थियों के सीखने के लिए सुविधा रहती है, यानी कि ये दोनों प्रयोग मान्य है और दोनों प्रयोग शुद्ध है। मैंने दोनों को राइट टिक किया, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अगली जानकारी त्र। त्र का जो रूप टाइप में जो आता है, फॉन्ट में जो आता है, कंप्यूटर की फॉन्ट में ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम त लेखन के रूप में काम में लाते हैं तो इसे इस रूप में लेना चाहिए। इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, देखिएगा। अन्यथा अगर हम यों कहें कि इस तरीके से लिख दिया जाए, इस तरीके से लिख दिया जाए तो ये फिर ऊपर की शिरोरेखा तक जाता है और फिर ये गलत बन जाता है, इसे हटा देना चाहिए। ये प्रयोग सही है। कुछ बातें और हो सकती है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने रखता हूँ, डबल स्टार लगाता हूँ, इसका मतलब समझ जाइएगा कि इससे थानेदार बनेंगे, जो भी ढंग से सीखेंगे, पटवारी भी बनेंगे, मास्टर भी बनेंगे, ये बातें आपके सामने आएगी। देखिएगा, ये एक वर्ण आप लोग देखते हैं हमेशा के लिए, ये संयुक्ताक्षर में था, जिसका सरल रूप मैंने आपके सामने इस तरीके से लिखा था, ये बिल्कुल शुद्ध रूप है। यदि हम लोग यूं बात करें कि इस तरीके से क्ष बनाएं और री लिखें, विद्यार्थियों इसका सरल रूप वर्ण विच्छेद करना पड़ेगा, ये इस तरीके से आएगा। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ दो व्यंजन और एक स्वर है, जो कि हमारी वर्णमाला का अंतिम संयुक्ताक्षर है ये। लेकिन यदि हम यहाँ आए तो ये जानकारी इस रूप में हमारे सामने रहनी चाहिए कि ये इस तरीके से इसको लिखा जा सकता था।
इस तरीके से लिखा जा सकता था। आजकल कुछ विद्वान, कुछ प्रिंट मीडिया इस तरीके का प्रयोग कर रहा है, मान्य है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, पर ध्यान दीजिएगा आकृति की दृष्टि से कि ये र और ये री, कुछ लोग इसके उच्चारण में बड़ी गलती कर लेते हैं, दोनों को एक जैसा मानते हैं, ध्यान देना चाहिए, ये दोनों प्रयोग शुद्ध है। इन 5 वर्णों के अतिरिक्त इधर जो मैंने लिखे हैं वे विशेष करके संयुक्ताक्षर की प्रक्रिया है। देखें विद्यार्थियों, यदि इनको हटाया जाए तो एक बहुत बड़ा विषय हमारे सामने आएगा कि ये कौन सी आकृति है। विद्यार्थियों, ये अशुद्ध रूप है, ये अशुद्ध वर्ण है, ये कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता है। आज हमने र की विशिष्ट स्थिति में एक विशेष जानकारी सीखी थी कि र व्यंजन के साथ में री स्वर का प्रयोग नहीं हो सकता है। देखें कौन कौन से शब्द इससे शुद्ध और अशुद्ध के रूप में याद रखने हैं, ध्यान रखिएगा। वर्ण विच्छेद किया जाए तो क्ष, र और री, ये हलंत स्वर को अलग करने से। अब आप देखिएगा र के बाद में री स्वर जो कि कभी भी नहीं आ सकता है, इस बात को हमें ध्यान देना, यानी कि यह वर्ण मूल रूप में अशुद्ध है। ये तो थे विद्यार्थियों वर्णों के शुद्ध और अशुद्ध रूप को हमें याद रखने की प्रक्रिया। अब कुछ वर्तनी के लिए ऐसी बातें जो हमें ये ध्यान रखनी है कि कब वर्ण बदलता है, कब अनुस्वार होता है या कब नहीं होता है। इसके लिए मैं एक नई हेडिंग आपके सामने लिखता हूं। आज का एक नया बिंदु, स्वर रहित पंचम वर्ण का अनुस्वार में प्रयोग। आप सब जानते हैं कि पंचम वर्ण 5 है और अनुस्वार जो कि स्वर का अनुसरण करे ऐसी नासिकीय ध्वनि है। मैं बना भी लेता हूं सिंबल आपके सामने। अनुस्वार इस तरीके से शिरोरेखा पर आता है। देखें पंचम वर्ण, चूंकि क वर्ग का पंचम वर्ण, क, ञ, ण, ण, न, म, ये 5 पंचम वर्ण है। मैंने इसको हलंत के साथ स्वर रहित किया है। तो हमारे पास में पंचम वर्ण है 5 हैं और पांचों के पांचों हलंत का प्रयोग किया है मैंने, जो कि स्वर रहित है। पंचम वर्ण जिसका उच्चारण कंठ और नाक से होना चाहिए, दीना, अंग, क, इसको भी हमने संयुक्ताक्षर में सीखा था। किस तरीके से ये नया रूप हमारे सामने चल रहा है उसको देखते हैं। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, पंचम वर्ण स्वर रहित है और उसके पहले एक स्वर है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर आ स्वर है। यदि पंचम वर्ण स्वर रहित है और उसके पूर्व यदि कोई स्वर है तो पंचम वर्ण को अनुस्वार के रूप में उस पूर्व स्वर की शिरोरेखा के ऊपर लिखा जाता है। ये एक बड़ी जानकारी आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं। यहाँ से प्रश्न 2010-11 के सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में पूछा गया था, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। बहुत बेसिक प्रश्न पूछे गए थे। जिन लोगों ने बेसिक तैयारी की थी, छोटी छोटी बातों को सीखा था, उन लोगों को अंक अधिक मिले थे और जो कठिनता की दृष्टि से कंठस्थ करने का प्रयास करता है उनके साथ में फिर धोखा हो जाता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। जैसे व्यंजन आप देख सकते हैं, च वर्ग का 5वां वर्ण ञ आया है। इसका आज हम लोग प्रयोग इस तरीके से करते हैं। देखिएगा ण का प्रयोग करते हैं तो जैसे शब्द आया है कंठ, जो मैं आप लोगों के सामने जब स्वर व्यंजन पढ़ा रहा था तब भी ऐसा ही प्रयोग किया था। न का प्रयोग खूब देखने को मिलता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जैसे दंत। यदि इसे भी हम अनुस्वार में लाएं तो इस तरीके से लिखा। म के खूब सारे प्रयोग हमारे सामने आते हैं, क्योंकि सम उपसर्ग का प्रयोग हमारी हिंदी में खूब होता रहा है तो हम लोग इसका प्रयोग देखते हैं। देखिएगा जैसे मैंने शब्द लिखा है संबंध, आप ध्यान दीजिएगा इस शब्द के अंदर 2 पंचम वर्ण हैं और दोनों स्वर रहित है। यदि अनुस्वार का प्रयोग किया जाए तो संबंध इस रूप में होता है। हाँ, अब एक बात और ध्यान दी जा सकती है कि यदि किसी शब्द में 2 पंचम वर्ण स्वर रहित आते हैं अलग अलग स्थानों पर और वो अनुस्वार में बदलते हैं तो हम दोनों के साथ में एक जैसी प्रक्रिया अपनाएंगे। ऐसा नहीं हो कि मैं या तो अनुस्वार बना दूं या न लिख दूं, तो हम यह कहेंगे कि हमने दोनों में से किसी एक नियम का पूर्णता से पालन नहीं किया है, तो वह शब्द अशुद्ध जैसा दिखता है और भ्रांति पैदा करता है। विद्यार्थियों, ये तो था कि पंचम वर्ण को अनुस्वार में बदलना। अब हम ये देख रहे हैं
कि यदि इन पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार आ जाए तो हम अनुस्वार को वापस पंचम वर्ण में कैसे चेंज कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, अनुस्वार का पंचम वर्ण में प्रयोग, और जो पंचम वर्ण बनेगा वो स्वर रहित बनेगा। ये बात हम लोगों को यहीं से ध्यान देनी चाहिए। मान लीजिए मेरे पास में शब्द आ गया जैसे पंच, एक छोटा शब्द लिया है, आप देख रहे होंगे अनुस्वार है। उच्चारण बहुत अच्छे से करना चाहिए, अनुस्वार की इस बिंदी को बहुत ध्यान से हमें लिखना चाहिए। जहाँ ये अनुस्वार आया है उस अनुस्वार के जस्ट पीछे एक व्यंजन होगा। हमारे सामने च व्यंजन दिख रहा है, तो जो व्यंजन आगे है, स्पर्श व्यंजन का जो वर्ण हमें दिखाई देगा उसी वर्ग का पंचम वर्ण वहां पर बनाना चाहिए, स्वर रहित बनाना चाहिए। जैसे कि ये इस तरीके से बनेगा। यदि ये शब्द इस तरीके से लिख दिया जाए तो आप समझ गए होंगे कि इसमें पंचम वर्ण की संख्या 2 आएगी, क्योंकि अनुस्वार भी 2 हो गए हैं। ये आपके 2010 के सब इंस्पेक्टर परीक्षा का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। काफ़ी सारे लोगों ने सही किया, उनका जो है चयन हुआ होगा। देखिएगा, पंचा अनुस्वार पंचम वर्ण बनेगा और अगला वर्ण ग है, तो ये ग का वर्ग का पंचम वर्ण और फिर ये लिख दिया ग। अब ध्यान देना चाहिए, इस शब्द वर्ण को लिखते वक्त हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए कि इसका प्रयोग किस तरीके से किया जाए, बिंदी कहाँ लगनी चाहिए। देखिए, आजकल हम लोग यूँ बोलते हैं कि आज की हिंदी में बिंदी हो गई, बस यही नियम है और कोई दूसरा नियम नहीं है। देखिए, हम लोग बना के देखते हैं, आप लोग ध्यान देते होंगे कई जगह पर आपके सामने व्याकरण की पुस्तक भी हो सकती है, उसके ऊपर ऐसे लिखा होता है। हम लोगों ने हमेशा ही ऐसा प्रयोग किया, आपने ध्यान दिया हो तो। अपन थोड़े ट्रेडिशनल होकर के चल रहे हैं, जो हिंदी का कठिन रूप है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने हर जगह पर इस शब्द का प्रयोग किया है, पंचम वर्ण का प्रयोग किया। लेकिन मैं अगर आधुनिक हिंदी की बात करूं तो हमें इसे इस रूप में लिखना चाहिए। हाँ, ये जरूर ध्यान रखें कि इस अनुस्वार बिंदी को, अनुस्वार सिंबल का प्रयोग हमें उसी स्वर के पास में करना चाहिए जिसके बाद बोला जाता है। ये दोनों बातें एक है, इन दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों तत्सम है एक दृष्टि से देखा जाए तो इसके मूल रूप में, और बात करें तो ये दोनों शुद्ध है, किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है, मान्य है। हाँ, हमारे संविधान की जो 343 अनुसूची है उसमें जो हिंदी लिखा है वो यही शब्द है, क्योंकि उस समय ये प्रयोग हम लोगों ने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया था, पर आज हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, किंतु दोनों बातें हमें मालूम होनी चाहिए। देखिए विद्यार्थियों, यदि हम लोग आगे बढ़े तो हमारे सामने एक समस्या और आएगी। इसकी एक विपरीत स्थिति भी देखने को मिलती है। मैं 2 बातें आपके सामने रख सकता हूं। पंचम वर्ण का अनुस्वार में नहीं बदलना, ऐसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है। ऐसा कब होगा? जब 2 पंचम वर्ण एक साथ आएंगे और दोनों ही पंचम वर्ण जो आ रहे हैं वो भिन्न भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं, यानी कि द्वित्व रूप में भी हो सकते हैं और संयुक्त रूप में भी हो सकते हैं। जैसे देखिएगा, मैंने एक प्रयोग किया आपके सामने, उन्नति। आप देखिएगा, इस स्वर रहित पंचम वर्ण के पश्चात पंचम वर्ण है। इसी तरीके से शब्द लिख दिया मैंने सम्मान। इन दोनों ही शब्दों की बात करें तो ये म और न अनुस्वार में नहीं बदलेगा। अच्छा, भिन्न भिन्न प्रयोग भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे क्षण मास, जैसे उन्मेष। यदि इन शब्दों को देखा जाए तो या न और न जो कि स्वर रहित है, इन्हें हम किसी भी दृष्टि में अनुस्वार में नहीं बदल सकते हैं, ये जैसे हैं उसी रूप में ही लिखे जाएंगे। यानी यूँ कह सकते हैं कि अभी जो नियम पढ़ा था उस नियम का ये विरोधी नियम है। कुछ लोग कहते हैं अपवाद, हमें यूँ कहना चाहिए ये अपवाद, यानी कि मुख्य विचार के विपरीत चलने वाला नियम है। और उस विपरीत नियम की कंडीशन यह है मेरे विद्यार्थियों कि 2 पंचम वर्ण अगर साथ में आ जाए, चाहे वे स्वर रहित, चाहे वे दोनों वर्ण एक ही वर्ग के हैं, चाहे भिन्न भिन्न वर्ग के हैं, लेकिन जो वर्ण स्वर रहित है वो अनुस्वार में नहीं बदलेगा। दूसरी बड़ी जानकारी, यदि हम कहें कि अनुस्वार जो होता है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें ये अनुस्वार पंचम वर्ण में नहीं बदलेंगे, पंचम वर्ण में नहीं बदलना।
क्यों नहीं बदलेगा, इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। यदि मैं यह कहूं कि मुझे एक शब्द दिया जाए ऐसे संधि की दृष्टि से क्षम धन क्षय, तो मेरे विद्यार्थियों इसकी संधि का मौनुस्वार नियम जो संस्कृत का लगेगा और शब्द बनेगा संशय। अब इधर देखिएगा, मुझे अगर संधि विच्छेद के लिए कहा जाए संशय में तो इस रूप में लिखूंगा, लेकिन कहा जाए कि जो पंचम वर्ण आया है यहां पर जो जिससे यह अनुस्वार बना है उसे वापस पंचम वर्ण में चेंज कीजिए, तो आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास में जो अंतस्थ है, अंतस्थ और या कहें हमारे पास में जो ऊष्म वर्ण है, इन वर्णों में ये चार चार वर्ण तो होते हैं पर इसमें नासिकीय पंचम वर्ण होता ही नहीं है। मूलतः यह बात इस तरीके से सिद्ध होती है कि जो अनुस्वार बन रहा है वो पंचम वर्ण और पंचम वर्ण से अनुस्वार और अनुस्वार से पंचम वर्ण के रूप में ही आना चाहिए, क्योंकि दोनों की ध्वनि का उच्चारण कंठ और नाक की प्रक्रिया का हिस्सा रहता है। क्योंकि इन दोनों में पंचम वर्ण होता नहीं है तो हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए एक शब्द और बनाते हैं आपके सामने, जैसे मान लीजिए लिख दिया मैंने संसार, ये इसी ऊष्म वर्ण से आ गया है, या यदि मैं ऐसे लिख देता हूं संयम, तो इसी रूप में रहना चाहिए। हाँ, संस्कृत में जरूर कुछ शब्दों में इसके पूर्व रूप में म का प्रयोग हो सकता है य के साथ में, पर अभी हम लोग जिस नवीन हिंदी में चलते हैं उसे हमें अनुस्वार के रूप में ही देखना चाहिए। चूंकि य और श का दंत्य का कोई पंचम नहीं होता है तो हमें इस रूप में रखना चाहिए। ये तीन बातें हुई है अनुस्वार और पंचम वर्ण को लेकर के। मैं फिर से दोहराता हूं कि जब पंचम वर्ण स्वर रहित होता है तो अनुस्वार में बदलता है, एक बात, लेकिन पंचम वर्ण के पश्चात यदि पंचम वर्ण आता है तो पंचम वर्ण अनुस्वार में नहीं बदलता है। और यदि मान लीजिए अनुस्वार के पश्चात आने वाले वर्ण अंतस्थ या ऊष्म वर्ण है तो उस अनुस्वार को पंचम वर्ण में वापस नहीं बदला जा सकता है। चलिए, ये एक बहुत बड़ा बिंदु था जो अभी आपके सामने समाप्त हुआ है। मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूं और एक जानकारी आपके सामने रखता हूं, शब्द नियम। लीजिए सर, ये कैसा नियम है, यानी यह शब्द में लगेगा। अब शब्द में यह नियम लागू होगा तो शब्द की रचना कैसे होती है, इस रूप को भी देख लेते हैं। शब्द रचना, यदि मैं यह कहूं कि हमारी हिंदी में जो शब्द है वो मूलतः दो तरीके के हैं, एक तो है हमारे पास में रूढ़ और एक है यौगिक। देखिएगा, रूढ़ शब्द वे हैं जो हमारी भाषा के मूल शब्द हैं, लेकिन ये जो नियम है शब्द नियम वो रूढ़ में भी मिलेगा। और ये रूढ़ का शब्द नियम कैसा है, इस पर आधारित 2011 में जो आरटेट की परीक्षा हुई उसमें प्रश्न आ चुका है, उसका संधि उसका विच्छेद के रूप में प्रश्न पूछा गया है। आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए। यदि मैं बात करूं ऐसे कि कृष धन न, तो आपका सीधा ध्यान जाना चाहिए कि यह शब्द हमें कृष्ण के रूप में मिलता है। देखिएगा, ये एक बात आपको समझ में आई। अब यौगिक शब्दों की अगर प्रक्रिया को हम लोग समझें तो हिंदी भाषा में नवीन शब्द बनाने के खूब सारे तरीके हैं, हम उसकी बात करते हैं। मैं यदि आपके सामने रखूं कि एक रूढ़ शब्द के साथ में एक नया रूढ़ शब्द लाया जाए, जुड़ने का कोई भी तरीका हो सकता है, कोई भी नियम लग सकता है। नियम से मेरा मतलब है कि हो सकता है संयोग हो जाए, हो सकता है कि संधि की प्रक्रिया लागू हो जाए, और हो सकता है कि वह दोनों पद मिलकर के सामासिक प्रक्रिया भी वहां पर हो जाए। अगर ऐसा होता है तो भी एक नया शब्द हमारे सामने क्रिएट होगा, दो रूढ़ शब्द हो सकते हैं। विद्यार्थियों, एक रूढ़ शब्द के साथ में हमारा कोई प्रत्यय आ सकता है। इसी तरीके से एक रूढ़ शब्द के पूर्व हम यूं कह सकते हैं कि एक उपसर्ग आ सकता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें तो विद्यार्थियों, एक उपसर्ग के बाद अगर प्रत्यय आए तो भी एक नया शब्द बन सकता है। इस जोड़ का निशान है उन्हें जोड़ना, जोड़ने का कौन सा नियम लगता है वो एक अलग बात है, लेकिन यदि इन दोनों को एक किया जाए तो हमारे सामने नए तरीके से शब्द बनाए जा सकते हैं। यानी कि यह जो शब्द नियम लागू होगा वो इन पांचों बातों पर लागू होगा, यानी कि रूढ़ के साथ में भी लागू होगा जो कि मूल शब्द के रूप में है, और उसके अतिरिक्त यदि दो रूढ़ मिलते हैं, रूढ़ प्रत्यय उपसर्ग और रूढ़ शब्द, और उपसर्ग और प्रत्यय मिलते हैं तो भी इस नियम का हमें प्रयोग करना चाहिए। कुछ लोगों को इसकी भ्रांति रहती है कि उसे वो शायद कहीं और संधि में प्रयोग कर लेते हैं, हम इस नियम का यहीं पर प्रयोग करना चाहेंगे। देखें, बहुत छोटी जानकारी सर, इस शब्द नियम को यूं कहना चाहिए कि दंत्य जो नका न है का मूर्धन्यकरण,
दंत्य न का मूर्धन्यकरण, यानी कि न जो है वो ण में बदलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से दोहराऊंगा, जब संधि का बिंदु आएगा तब आपकी परीक्षा लूंगा कि ये बात आपको याद है या नहीं है। बहुत टेक्निकल जानकारी है ये। शब्द नियम दंत्य न का मूर्धन्यकरण कब होगा विद्यार्थियों? यदि शब्द में रीश्वर आ जाए, र व्यंजन आ जाए या उष्म शकार आ जाए जो कि मूर्धन्य है। यदि ध्यान दिया जाए तो तीनों ही ध्वनियां जो कि एक स्वर और दो व्यंजन मूर्धा से उच्चरित होते हैं, और यदि ये मूर्धा से उच्चरित होने वाले इन तीनों वर्णों में से कोई एक, दो या तीन, कम से कम एक भी हो सकता है। और ये जो खड़ी लाइन बनाई है, विकल्प विराम चिन्ह आपको मालूम होना चाहिए, इन तीनों में से किसी एक की बात करता है। यदि शब्द में इनमें से कोई वर्ण क्ष हो और पश्चात का मतलब इसके बाद में आने वाला पश्चात वर्ण न हो तो ण में बदल जाता है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना है कि यह न वर्ण इनके जस्ट बाद में भी हो सकता है, दो वर्णों के बाद हो सकता है, तीन वर्णों के बाद हो सकता है, और शब्द का अंतिम भी हो सकता है। जैसे हम एक संधि प्रयोग करते हैं, यदि मेरे पास में शब्द आ जाए राम और दूसरा शब्द आ जाए अयन, देखिएगा अगर हम इन दोनों शब्दों को देखें तो हमारी स्थिति ऐसे बनती है। यदि हम संधि की बात करें तो यहाँ दो स्वर एक साथ उच्चरित होंगे और संधि की प्रक्रिया से रा मा य, यहाँ तक तो हम समझ जाएंगे कि दीर्घ स्वर संधि की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि न जो है ण में बोला जाता है। हमारा ध्यान कभी इधर जाता ही नहीं है। शिक्षक इतनी विशेष प्रक्रिया से चल रहा होता है, बचपन में कभी मन में नहीं आया कि न कैसे बदल गया। विद्यार्थियों, यहाँ स्वर संधि हुई है, लेकिन इस न का ण में बदलना संधि का नियम नहीं है। यहाँ कोई व्यंजन संधि की प्रक्रिया लागू नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं कि संधि दो पास वाली ध्वनियों में होती है, बहुत दूर वाली ध्वनि में संधि की प्रक्रिया में शामिल नहीं कर सकते हैं। ये तो इस विशेष नियम से ही प्रयोग हुआ है। देखें, ऐसे खूब सारे शब्द हैं, जैसे शरण, चरण, यदि इनको अलग किया जाए तो आएगा शरधन। इसी तरीके से देखिएगा, थोड़ा सा प्रयोग चेंज करते हैं, चर धातु के साथ में न जोड़ दिया जाए तो ये चरण बनेगा। खूब सारे शब्द हैं। पर्यावरण शब्द में भी एक शब्द वर्ण देखने को मिल सकता है। आप जब आगे की हिंदी पढ़ेंगे तो इसके प्रयोग खूब मिलेंगे, जहाँ जहाँ आएंगे हम लोग बात करते रहेंगे। देखिए, किंतु इस नियम का विलोम, यानी इस नियम का एक विपरीत, इसका अपवाद नियम भी हमारे सामने आता है। आप लोगों के सामने कुछ शब्द रखता हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। बात करें यदि शब्द रत्न की, तो आप देखेंगे कि र है और यहाँ न है, लेकिन र के होते हुए भी न में परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा ही अगर मुझे संधि का एक शब्द दिया जाता परिधन अटन, तो यण संधि की प्रक्रिया से मैं इसे लिख देता पर्यटन। आप देखिएगा ये र है जो कि यहाँ लिखा गया, लेकिन न में परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ, इसका कारण क्या है, हम इस बात को देखते हैं। तो बात बनती है अपवाद नियम। अपवाद नियम यह कहता है कि जो हमारे पास में तीन मूर्धन्य ध्वनियां थी वो और न, इन दोनों के बीच में अगर हम लोग इसको यूं लिख दें रीश्वर र या क्ष, इसके बाद में आने वाला न, इनके मध्य में विद्यार्थियों अगर हम कहें कि च वर्ग का कोई वर्ण आ जाए, इसी तरीके से ट वर्ग का कोई वर्ण आ जाए, या त वर्ग का कोई वर्ण आ जाए, या हम कहें कि जो है उष्म व्यंजन में से तालव्य वर्ण आ जाए क्ष, या कहें कि दंत्य वर्ण आ जाए, ठीक है ना। अगर ऐसी प्रक्रिया रहती है तो विद्यार्थियों हम इस न को ण में नहीं बदल सकते हैं, जैसे कि हम लोगों के सामने यह शब्द आया। इसी तरीके से देखिएगा रचना, आप लोग बात करें तो रच धातु के साथ ना लगाएंगे तो र के होते हुए भी ये न परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि इन दोनों के बीच में आ गया है च। आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे, नई जानकारी के साथ में आगे बढ़ेंगे।